हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग बात कर रहे थे असहयोग आंदोलन पे और हम लोग पढ़ रहे थे संवैधानिक विकास के क्रम में। अगर बात करें भारत के संविधान के विकास के में संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ, कहां कहां से कुछ चीजें निकल के आई, तो आप देखेंगे इस क्रम में असहयोग आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन से पहले की जो घटनाएं हैं हम लोगों ने चर्चा की। अब हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन कहां से उपजा। असहयोग आंदोलन के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि एक खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। शुरुआत खिलाफत आंदोलन से होती है, बाद में खिलाफत आंदोलन इसी के साथ जुड़ता हुआ क्रम में आगे बढ़ता है। और हम असहयोग आंदोलन पे अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन पे भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो आपको कुछ कुछ स्लाइड दिखाते चलते हैं कि असहयोग आंदोलन चलने के क्रम में देखेंगे 1921 से 22 के शुरुआत होता है। और इस क्रम में आप देखेंगे हम लोग चर्चा किए थे कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में क्या क्या था। तो हमने बताया था आपको कि रॉलेट एक्ट 1919 था। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बता सकते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके सामने क्वेश्चन निकले हुए हैं कि इसकी पृष्ठभूमि में क्या क्या कारण थे। तो पहला था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की भूमिका ने असहयोग आंदोलन को पृष्ठभूमि तैयार की। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी समय होता है। पंजाब में मार्शल लॉ लागू होता है, वो जलियांवाले बाग हत्याकांड से ही आप देखेंगे जुड़ा हुआ होता है। हंटर आयोग और ये सभी देखेंगे जलियांवाले बाग से ही जुड़े हुए, चाहे पंजाब में मार्शल लॉ हो, चाहे हंटर आयोग हो, चाहे अब देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो एक एक्ट आता है, वो भी असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका निभाता है। और आर्थिक कठिनाइयां और इसी के संबंध में शुरू होता है खिलाफत का मुद्दा। हमने बताया कि खिलाफत का मुद्दा भी असहयोग आंदोलन का देखेंगे पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक के रूप में होता है। और आप देखेंगे फिर शुरुआत में कांग्रेस का यहां कलकत्ता अधिवेशन शुरू होता है असहयोग आंदोलन की शुरुआत में, और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। इन अधिवेशनों के माध्यम से भी आप देखेंगे असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत की जो पृष्ठभूमि है वो एक बनकर तैयार होकर सामने आती है। भारत के राष्ट्रवादी जो नेता थे संवैधानिक विकास के क्रम में, या भारत के संविधान का या बात करें उस समय हम बात करें कि संविधान बनकर तो तैयार नहीं हुआ था, लेकिन संवैधानिक विकास के क्रम में भारत के लोगों के लिए बात, भारत के हितों की बात भारत के लोगों द्वारा उठाई जानी शुरू हो गई थी। तो इसी क्रम में ये चीजें तैयार हुई। और ये भी देखेंगे कि शुरुआत हमने बताया, फिर इसके बाद प्रगति के रूप में देख सकते हैं कि शिक्षा संस्थाओं का यहां से असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में आप देखेंगे क्या किया गया। शिक्षा जो सरकारी शिक्षा संस्थाएं थी खुद के, अब देखेंगे भारत के लोगों ने अपने स्वयं के जो है स्कूल खोले थे उस समय। तो आप देखेंगे शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार हुआ, वकालत का बहिष्कार हुआ, तिलक स्वराज फंड बनता है। आप देखेंगे जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरुआत होती है, आप क्या है तिलक की मृत्यु के बाद एक तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार होता है। और इसी क्रम में रॉलेट आप देखेंगे असहयोग आंदोलन में रॉलेट एक्ट आता है, इसकी पृष्ठभूमि हमने आपको बताया है। और इस क्रम में अगर और आगे बढ़ें तो ये भी देखेंगे जलियांवाले बाग की हत्याकांड की हमने चर्चा की, मार्शल लॉ, पंजाब, ये सभी चीजों की हम चर्चा बाकायदा कर चुके हैं। अब देखेंगे इस क्रम में कि यहां क्या क्या और कठिनाइयां हुई जो असहयोग आंदोलन में क्या किया था। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करती हैं तो अर्थ जो बात करें आर्थिक कठिनाइयां क्या क्या आई, क्योंकि भारत का जो राजस्व था वो प्रथम विश्व युद्ध में जो है ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हितों के में यूज किया था। देखेंगे चाहे वो क्या है भारत के स्वयं के लोगों, जिसे गांधी जी पे एक आक्षेप भी लगा था प्रथम विश्व युद्ध के कि ये भर्ती अंग्रेजों की, ये भर्ती अंग्रेजों की तरफ से क्या है, ये एक भर्ती के एजेंट हैं। तो इस संदर्भ में भी आप देखेंगे इन आर्थिक कठिनाइयों के प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, कहीं भारतीय उद्योगों के उत्पादन में कमी आती है, करों और किराए में क्या है प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय लोगों पर डाल दिया जाता है, रक्षा व्यय में भी भारी वृद्धि कर दी जाती है, और सीमा शुल्क में वृद्धि के कारण जनता क्या हो त्रस्त हो गई। आप क्या है जनता स्वयं में अपने आप को परेशान या महसूस करने लगी। इसी क्रम में भारत में कई स्थानों पे क्या था कि फसल खराब हुई, महामारी, प्लेग। देखेंगे भारत सरकार ने ब्रिटिश साम्राज्य से उस समय बोलते थे, भारत सरकार ही ब्रिटिश सरकार के माध्यम से या ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से जो चल रही थी घटना 1858 की तरफ से, तो आप देखेंगे इस संदर्भ में क्या है घटनाएं घट रही थी। तो इसी क्रम में खिलाफत का मुद्दा आया, चाहे अन्य मुद्दे की बात हो। अगर बात करें कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन में क्या क्या समीकरण बटे, किस तरीके से काम किया, हमने इस पे चर्चा की थी।
और इसमें असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो देखेंगे क्या 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो जाती है। इसीलिए आपसे चर्चा की कि तिलक फंड बनाया जाता है। इसी क्रम में आप देखेंगे, अगर आगे बात करें तो आपको दिखाई देते हैं कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इस पे भी हम बस चर्चा कर चुके हैं। आप कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में भी आप चर्चा कर चुके हैं। अगर आगे बात करें तो देखेंगे विधान परिषदों के बहिष्कार के प्रस्ताव पर चितरंजन दास सहमत नहीं थे। मतलब क्या था, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में बस चर्चा हो रही है। इसी के क्रम में क्या असहयोग आंदोलन शुरुआत होती है, फिर चौरा चौरा कांड होता है और फिर असहयोग आंदोलन वापस होता है। फिर स्वराज पार्टी, खिलाफत कांग्रेस पार्टी, आप देखेंगे 2 पार्टियां बनकर तैयार होती हैं। हम अधिकतर स्वराज दी CR दास और मोतीलाल नेहरू जो पार्टी बनाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। इस क्रम में आगे हम चर्चा करेंगे उस विषय पर भी। जब हम चौरी चौरा कांड बताएंगे तब हम बताएंगे कि कौन कौन पार्टियां उभर कर सामने आई थी उस समय, नई पार्टियां। तो अगर हम बात करें इस क्रम में नागपुर अधिवेशन के साथ साथ अगर बात करें कि असहयोग आंदोलन की फिर प्रगति और प्रसार कैसे हुई तो देखेंगे बहुत से भारत के नेताओं ने, जिसे ब्रिटिश सरकार ने क्या था कैसरे हिंद की उपाधि दी, किसी को क्या है और जो है नाइटहुड की उपाधियां थी। ये सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने इस क्रम में आप देखेंगे अपनी जो देखेंगे क्या उपाधियों को लौटा दिया था। इस क्रम में शिक्षा संस्थाओं के बहिष्कार की बात कर चुके हैं और वकालत का बहिष्कार की चर्चा, इस पर भली भांति हम चर्चा कर चुके हैं। आगे अगर हम चर्चा करें तो ये भी देखेंगे कि इस क्रम में स्थानीय आंदोलनों द्वारा असहयोग आंदोलन में और अधिक ऊर्जा का संचार। आपसे क्वेश्चन बन सकता है ये कि बताइए क्या आप इस मत से सहमत हैं। आपको इसी पॉइंट से क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि असहयोग आंदोलन में स्थानीय आंदोलनों ने ऊर्जा का संचार का काम किया था, ऊर्जा के रूप में काम किया था। तो आपके सामने पॉइंट है, आप देख सकते हैं इस क्रम में किस क्रम से क्वेश्चन बनकर आपके सामने आ सकता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन के नेताओं ने किस तरह अपनी भूमिका निभाई। यह भी क्वेश्चन आपसे निकलकर पूछा जा सकता है, क्योंकि असहयोग आंदोलन आप देखेंगे क्या है मॉडर्न हिस्ट्री का विषय है, लेकिन क्या है संवैधानिक विकास के क्रम में अगर कोई भी किताब आप पॉलिटी से उठाते हैं चाहे किसी अन्य सेक्शन से उठाते हैं तो आपको ये चीजें पढ़ने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास के और आगे चल के स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान में भी आप देखेंगे क्या है इन्हीं राष्ट्रवादी नेताओं ने क्या किया था, भारत के संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर बात करें इस क्रम में तो ये भी देखेंगे और ये भी देखेंगे असहयोग आंदोलन के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। तो हम इसी पे चर्चा कर रहे थे और ये भी देखेंगे प्रतिक्रिया के संदर्भ में अगर बात करें, ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रति अंग्रेजी सरकार की प्रतिक्रिया, लोगों की प्रतिक्रिया, हम यहीं से ये चीज देख सकते हैं। हालांकि ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब हम यहां से पहले लोगों की प्रतिक्रिया से बताएंगे, लोगों की प्रतिक्रिया फिर सरकार की प्रतिक्रिया। ठीक है, तो हम यहीं से ये चीज शुरू कर देते हैं आपके लिए। हाँ, तो देखेंगे कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या हुई। अगर बात करें इस क्रम में तो देखेंगे असहयोग आंदोलन में सबसे पहले हम देखते हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो लोगों की तरफ से बताया गया है कि देखेंगे छात्रों की अगर बात करें अलग अलग है, छात्र हैं, व्यवसायी वर्ग हैं, हालांकि कृषक वर्ग हैं। किन किन लोगों की भूमिका थी, आपसे पीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन में लोगों की किस किस वर्ग की भूमिका थी। तो वर्ग में अगर बात करेंगे तो छात्र वर्ग है, व्यवसायी वर्ग है, कृषक वर्ग है और भी आगे देखेंगे महिलाएं हैं और मुसलमान अलग से देखेंगे। तो अन्य चीजों की बात करेंगे। अब इसी क्रम में अगर हम बात करें प्रतिक्रिया के संदर्भ में तो छात्रों ने क्या किया था, हजारों छात्रों ने इस क्रम में स्कूल और कॉलेजों को छोड़ा था, क्योंकि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने ऐसा आह्वान किया था भारत के छात्रों को कि आप स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार कर दें। इसी क्रम में उन्होंने जो है वकीलों के प्रति भी बहिष्कार करने कहा था। तो बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो छात्र के क्रम में अगर बात करें तो देखेंगे इस क्रम में कि हजारों छात्रों ने सरकार द्वारा स्थापित स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया, राष्ट्रीय कॉलेजों में दाखिला ले लिया था। आप देखेंगे जो राष्ट्रीय कॉलेज इस क्रम में असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे आप देखेंगे स्वदेशी कह सकते हैं, राष्ट्रीय कॉलेज कह सकते हैं, राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा जो भारत के सर लोगों द्वारा कॉलेज या स्कूल इस्टेब्लिश किए गए थे, उन्हीं
स्कूलों में जो है कॉलेजों में दाखिला लिया गया था। इस क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। कलकत्ता में आप देखेंगे बहुत सारे कॉलेज खुले थे, साथ ही आप देखेंगे इसकी बड़ी संख्या में क्या इस आंदोलन में छात्र लोग शामिल भी हुए थे। तो पॉइंट निकल के आता है आपके सामने कि छात्र इसमें शामिल हुए थे। ऐसी कहीं कोई बात नहीं आती है कि छात्र इसमें नहीं शामिल हुए। दूसरी बात करेंगे व्यवसायी वर्ग की, तो व्यवसायी वर्ग में अगर बात करेंगे तो विदेशी वस्तुओं के आप देखेंगे बहिष्कार की बात की, क्योंकि व्यवसायी वर्ग जुड़ा था। व्यवसाय करेगा तो क्या जुड़ेगा, देखेंगे चाहे विदेशी कपड़ा हो चाहे खाद्यान्न, तो इन सभी क्या था भारत जो बाहर से आयातित वस्तुएं थी क्या थी, उनके बहिष्कार क्रम में व्यवसायिक वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप देखेंगे तो आप देखेंगे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में व्यवसायी वर्ग का भरपूर सहयोग मिला और उन्हें स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन्होंने स्वदेशी के प्रति अपनी जागरूकता आप देखेंगे अभियान चलाया और उसी क्रम में इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को आप व्यवसायिक वर्ग ने क्या हुआ भारत के लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। अगर बात करेंगे इस क्रम में कृषक वर्ग, तो असहयोग आंदोलन में किसानों की बड़ी संख्या में आप देखेंगे भागीदारी देखी गई थी। तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि कृषक वर्ग भी भारी संख्या में आए थे, ये भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे महिलाओं की, तो महिलाओं ने इस संख्या देखेंगे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन से पहले आप देखेंगे 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है, वहां भी महिलाओं के क्रम में आप देखेंगे धीरे धीरे संवैधानिक विकास में महिलाओं की भूमिका किस तरीके से बढ़ी। आज आप देखेंगे क्या है, चाहे सरकार हो चाहे अन्य सामाजिक आंदोलन हो, चाहे आप देखें किसी एनजीओ का मुद्दा हो, तो महिलाओं के प्रति किए गए कार्य या महिलाओं के लिए क्या क्या अधिकार हैं, आज भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आप इसे रेलिवेंट प्रासंगिक तौर पर जोड़ते हुए अपने आंसर में देख सकते हैं। इस क्रम में बात करेंगे तो महिलाओं में बड़ी संख्या में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और महिलाओं द्वारा विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया। और ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जा चुका है, याद रखिए कि महिलाओं द्वारा पूछा जाता है कि महिलाओं ने किस किस हिस्से में भाग लिया, तो विदेशी कपड़ों के संदर्भ में, शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। आप देखेंगे इस क्रम में मुसलमान अगर बात करेंगे, क्योंकि क्या था उस समय भारत में मुसलमान अगर बात करें 1906 से पहले या 1909 से पहले बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम जो एकता चली आ रही थी उसे 1906-1909 में ब्रिटिश सरकार तोड़ने में जो है सफल हो जाती है। और आगे चल के 1916 में आप देखेंगे फिर से हिंदू मुस्लिम हो, राष्ट्रवादी उग्रवादी हो चाहे वो उदारवादी हो, दोनों में क्या है मिलन होता है, लेकिन क्या है बीच में एक दरार बनी रहती है और यही दरार आगे चल के भारत के विभाजन का कारण भी बनती है। तो इसी क्रम में बात करेंगे तो मुसलमान आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन के कारण मुसलमानों ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कारण यह था गांधी जी ने पहले से ही क्या था जो है खिलाफत आंदोलन में अपना समर्थन दिया। राष्ट्रवादी नेताओं के साथ साथ भारत के लोगों को भी इसमें जुड़ने के लिए आप देखेंगे एक आह्वान के रूप में आप देखेंगे जब गांधी जी जुड़े, अन्य नेता जुड़े, तो भारत के हर वर्ग खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ता हुआ चला जाता है। और कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन के मुद्दे में भारत को या ब्रिटिश सरकार ने क्या हुआ, हालांकि कुछ अपनी शर्तें, कुछ आप देखेंगे भारत या धर्म के संदर्भ में क्या है मुस्लिम खलीफाओं की बातें स्वीकार की गई थी। इसी क्रम में अगर बात करें तो देखेंगे कि असहयोग आंदोलन में अब अंग्रेजी सरकार की प्रतिक्रिया क्या, अभी तो हमने देखा कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, अब देखेंगे इस क्रम में सरकार ने क्या प्रतिक्रिया की। तो असहयोग आंदोलन के प्रति देखेंगे कि सरकार की प्रतिक्रिया, तो सरकार की प्रतिक्रिया के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो देखेंगे कि 1 मई 1921 आप जो है इसे भूल सकते हैं, मई के संदर्भ में आप मई याद रखें। जो वायसराय थे उस समय कौन थे, लॉर्ड रेडिंग थे। गांधी जी से मुलाकात करते हैं और गांधी जी से कहा कि अली बंधुओं को अपने भाषणों में हिंसा भड़काने वाली बातें ना कहने के लिए आप बोलें। आप देखेंगे कहीं ना कहीं गांधी जी का रोल सामने निकल के आ चुका होता है। हालांकि हम ये चीज पहले पिछले वीडियो में भी बता चुके, लेकिन फिर से आपको क्या है उस लिंक को जोड़ते हुए आपको बता रहे हैं। तो अली बंधुओं को अपने भाषणों में जो हिंसा भड़का रहे थे, उन्हें ये बात रीडिंग को स्वयं आप देखेंगे गांधी जी को बोलने पड़ी थी। और इसी क्रम में आप देखेंगे सरकार का इसका उद्देश्य था कि गांधी जी और अली बंधुओं में आपसी फूट क्या किया जाए, आपसी फूट डाल दी जाए। क्योंकि ऐसा अगर गांधी जी बोलेंगे तो क्या होगा, आपस में एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य गांधी जी से बुलवाएगी, दूसरी तरफ वो क्या करेंगे
खिलाफत में अली बंधुओं को गांधी जी के खिलाफ भड़काने का काम करेंगे। तो इसी क्रम में सरकार का उद्देश्य था कि गांधी जी और अली बंधुओं में आपसी फूट डालना, लेकिन इसमें वो असफल हुए और गांधी जी रीडिंग वार्ता यहीं समाप्त हो गई। आप देखेंगे इस क्रम में अगर आगे बात करेंगे तो सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन की घोषणा की। आप देखेंगे असहयोग आंदोलन का मुद्दा जुड़ा हुआ था। तो इसी क्रम में क्या है, अब सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन की घोषणा करनी पड़ी। मतलब लॉर्ड जो वायसराय थे रीडिंग, इन्हें अपनी नीतियों में आप देखेंगे परिवर्तन की करने की एक ऐसा उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। अब स्वयंसेवी संगठनों को जो है गैर कानूनी घोषित किया गया और इनके सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने के लगा। तो जो स्वयंसेवी संगठन थे भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के, आप देखेंगे छोटे छोटे समूह, या आप देखेंगे क्षेत्रीय आंदोलन, या जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक कौन थे, आज के राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उस समय के राष्ट्रीय स्वयंसेवक में स्वयंसेवी का मतलब था कि राष्ट्रीय आंदोलन के जो क्षेत्रीय आंदोलन थे या स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा जो आंदोलन या संगठन बनाए थे, जो असहयोग आंदोलन के साथ मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उसी क्रम में स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी घोषित सरकार द्वारा किया गया, क्योंकि सरकार को ऐसा लगा कि अगर हम इनको क्या करेंगे, कंप्लीट रूप से अगर गैर कानूनी घोषित कर देंगे तो इन्हें हम कंट्रोल कर लेंगे। तो इसी क्रम में बात करेंगे कि इसके सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने की भी लगा। सबसे पहले सीआर दास को गिरफ्तार किया गया और बाद में उनकी पत्नी बसंती देवी को गिरफ्तार किया गया। आपसे क्वेश्चन हालांकि ये पूछा जाए कभी तो बताइएगा कि सबसे पहले असहयोग आंदोलन के प्रति किसे गिरफ्तार किया गया, तो बताएंगे आप कौन, सीआर दास और इसके बाद उनकी ही पत्नी बसंती देवी को। यह क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाएगा तो आपको नया क्वेश्चन दिखेगा। हालांकि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, आप इसे देखते रहें। आगे बात करेंगे इस क्रम में तो यह भी देखेंगे कि अब इधर मालवीय जी के माध्यम से बातचीत का मामला सुलझाने की कोशिश सरकार करने लगी। ठीक, गांधी जी से बात नहीं बनी तो मालवीय जी के साथ जुड़ गए। तो मालवीय जी के माध्यम से क्या हुआ, बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश ब्रिटिश सरकार की तरफ की गई। पर इसके साथ जो शर्तें जुड़ी थीं वो खिलाफत आंदोलन के हितों के विरुद्ध थीं। तो देख सकते हैं कि एक तरफ जो ब्रिटिश सरकार थी, किस तरीके से भारत के जो नेता थे, राष्ट्रवादी नेता, एक तरफ ये कहते थे क्या, जिन्ना खिलाफत बंधुओं के खिलाफ आप देखेंगे जो है अली बंधुओं के खिलाफ आप ऐसा बोलें कि हिंसा ना भड़काएं, गांधी जी से बोला। फिर आप देखेंगे एक तरफ मालवीय जी से नहीं, उनसे बात नहीं बनी, गांधी जी के साथ बात नहीं बनी तो ले आए मालवीय जी के साथ जुड़े। तो यहां भी उन्होंने क्या किया, उनके विरुद्ध उनके, क्योंकि मालवीय जी को माना जाता है कट्टरपंथी हिंदू हैं, मुस्लिम विरोधी हिंदू हैं, तो इसलिए उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति में इस माध्यम की या इस टेक्निक का यूज किया। आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन के हितों के जो विरुद्ध थी, अंततः गांधी जी ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। तो देखेंगे गांधी जी के माध्यम से जो बातचीत हुई, गांधी जी ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। अब आगे बात करेंगे तो देखेंगे इस क्रम में, लेकिन आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने वायसराय रीडिंग को आदेश दिया कि वह वार्तालाप को अब यहीं समाप्त कर दें। तो देखेंगे अब ब्रिटिश सरकार ने अपना आदेश दिया कि अब अपनी वार्तालाप या कहेंगे जो आप इसे समाप्त करें। सरकारी दमन का दौर अभी भी चलता रहा। तो इस क्रम में दूसरा है स्वयंसेवी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया। चीजें कहें क्षेत्रीय संगठन या स्वयंसेवी संगठन, अब असहयोग आंदोलन के माध्यम से इन्हें क्या अवैध घोषित किया गया। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रेस तो उस समय सरकार के हाथ का खिलौना था। ठीक है, जब भी सरकार को लगता था कि हमको ये करना है, भारत के लोग अगर कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते थे तो सबसे पहले वो प्रेस को लगाते थे, क्योंकि उस समय चेतना या जनचेतना प्रसार का माध्यम प्रेस ही था। प्रेस के माध्यम से चाहे वो दैनिक पेपर हो, चाहे वो साप्ताहिक पेपर हो, चाहे कोई मंथली पत्रिका हो, तो इन्हीं सबको प्रेस का तहत प्रतिबंध लगा दिया जाता था। तो अब क्या हुआ, सार्वजनिक सभाओं पर भी अब क्या कह दिया गया, जैसे क्या पंजाब में उस समय मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो उसी तर्ज पे कह दिया गया क्या कि सार्वजनिक सभाओं पर भी हम प्रतिबंध लगाएंगे। किसके माध्यम से, प्रेस। अब इसके माध्यम से सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध था, लेकिन प्रेस को भी और प्रतिबंधित फिर से किया गया। नए कुछ नियम लाए गए होंगे। इस क्रम में अगर बात करेंगे, आप इन पॉइंट्स को दिखा सकते हैं कि इसमें असहयोग आंदोलन में किस तरीके से सरकार ने अपनी भूमिका निभाई असहयोग आंदोलन को समाप्त करने में। तो आप देखेंगे इस क्रम में
अगर हम आगे बात करें असहयोग आंदोलन की समाप्ति करने का निर्णय क्यों हुआ, तो आपको पता होगा असहयोग आंदोलन भली भांत अपने आगे चरम पे बढ़ रहा था, सफलता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन एक चौरी चौरा कांड हो जाता है। उत्तर प्रदेश की घटना है, कैसे घटना होती है तो इस पे हम अलग से चौरी चौरा पे भी आपको चर्चा करेंगे। तो असहयोग आंदोलन समाप्ति का निर्णय है, असहयोग आंदोलन है, ये याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन को लगभग 1 साल से ज्यादा अब समय हो चुका था, आप देखेंगे, लेकिन अंग्रेजी सरकार अब समझौता करने के लिए राजी नहीं थी। कारण था कि गांधी जी अपनी बात पीछे नहीं हटे, उधर मालवीय जी की बात भी गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। मालवीय जी के माध्यम से सरकार ने बात को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। गांधी जी द्वारा जो है राष्ट्रीय स्तर पर अब क्या किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का दबाव पड़ने लगा। एक तरफ असहयोग आंदोलन चल रहा था, अब कहा गया राष्ट्रीय जो राष्ट्रवादी नेता थे, अब असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि में भी आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आगे चल के आप देखेंगे 1829-30 के समय आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का आप गांधी जी पर भी एक दबाव पड़ने लगा था। आप ये भी देखेंगे गांधी जी का भी ये कहना था कि कोई भी आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है, आंदोलन हमेशा छोटे दौर के होते हैं। आप देखेंगे इस क्रम में आप देखेंगे किसान आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता को अगर कहीं आपको जोड़ने का मौका मिले तो आप जोड़ सकते हैं कि एक किसान आंदोलन चल रहा है। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो शुरुआती चरण पे आप देखेंगे काफी सफलता के दौर में था, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे असहयोग आंदोलन जो किसान आंदोलन भी क्या है धीमा पड़ता चला गया। वो तो सरकार के कुछ कहीं कहीं ऐसी कार्य हो गए, इसलिए आप देखें किसान आंदोलन उभर कर सामने आ जाता है। अगर सरकार उस पर बिल्कुल जो है क्या करे, शिथिल जिसे कहते हैं, हमें कुछ ना दिखाई पड़ रहा ना सुनाई पड़ रहा, किसान आंदोलन के संदर्भ में कह रहा है, तो उस संदर्भ में क्या है आंदोलन स्वयं में समाप्त हो जाता है। तो गांधी जी इस स्तर पर अब कहा कि अब इसको नया रूप दिया जाए। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी पर एक दबाव आया कि अब हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। 1 फरवरी 1922 को घटना है, देखेंगे कि गांधी जी ने अंग्रेज सरकार को अंतिम अवसर दिया इसी समय आप देखेंगे, और कहा गया कि सरकार को क्या करेंगे, सरकार करेगी कि राजनीतिक बंदियों को, अब सरकार से उन्होंने कहा कि अब आप क्या करेंगे। गांधी जी के आदेश के आधार पर उन्होंने कहा, आह्वान किया कि सरकारी बंदियों को आप रिहा कर दें, नागरिक स्वतंत्रता को फिर से बहाल करें, और ये भी देखेंगे कि प्रेस से नियंत्रण जो लगाए गए थे उन्हें हटा दें। गांधी जी ने तीनों ही पॉइंट आपके सामने रखे कि आप इन पॉइंट को करें और हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सरकार को अंतिम अवसर दिया गया। इधर गांधी जी द्वारा अल्टीमेटम दिया जाता है कि आप क्या करें, कि अंतिम अवसर दिया कि सरकार इन चीजों की जो है रिहा, सरकारी बंदियों को रिहा कर दे, नागरिक स्वतंत्रता को फिर से बहाल कर दे, और प्रेस के निर्णय को आप जो नियंत्रण लगाया है उसको हटा दें। इधर होता है कि सरकार इन बातों को मानती भी नहीं है या नहीं मानती है, वो राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए विवश हो जाएंगे। तो देखेंगे इधर नेता, इधर सरकार अपनी बात से पीछे हट जाती है कि हम नहीं मानेंगे, उधर राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है विवश हो जाएंगे। तो एक तरफ क्या है जो है असहयोग आंदोलन समाप्त होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए ऐसा सरकार जो है कह रही थी कि विवश हो जाएंगे। सरकार भी इस मूड में थी और भारत के राष्ट्रवादी आप देखेंगे नेता भी इस पे क्या थे, विवश थे कि हम अब असहयोग आंदोलन की जगह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना चाहिए। तो असहयोग आंदोलन देख सकते हैं आप, वो तो घटना चौरी चौरा की घटती है, नहीं तो उसी समय आप देखेंगे क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआती चरण शुरू हो जाती, लेकिन असहयोग आंदोलन समाप्त होता है। इसके काफी वर्षों बाद आप देखेंगे लगभग 5 से 8 वर्षों, 5 से 7 6 वर्षों बाद असहयोग आंदोलन दोबारा शुरू हो पाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन
ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए विवश हो जाएंगे। यह आंदोलन सूरत के बारदोली तालुका से शुरू होने वाला था। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि के साथ साथ, जब असहयोग आंदोलन के अंतिम चरण के साथ साथ गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने वाले थे, तो वो कहां से शुरू होने वाला था, तो यही है आपको बताना है कि वो सूरत के बारदोली से आप देखेंगे शुरू होने वाला था और इसकी पृष्ठभूमि भी तैयार हो चुकी थी। लेकिन चौरी चौरा की एक घटना घटती है। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 के लिए टाल दिया गया। तो आप देखेंगे 30 तक टाला गया, 30 में ही शुरू हो जाता है। आप ये भी देखते होंगे। चौरी चौरा कांड पे थोड़ी चर्चा करते हैं। फरवरी 1922 की घटना है। क्यों बंद हुआ? क्योंकि असहयोग आंदोलन, इसी घटना से गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो वापस के संदर्भ में फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश बोलते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखेंगे जिला था गोरखपुर। तो आप देखेंगे, ठीक है, जिला था गोरखपुर और चौरी चौरा में जो है आंदोलनकारियों द्वारा एक पुलिस थाने पर आक्रमण कर उन्हें आग लगा दी। तो आप देखेंगे इस क्रम में, इस अभियान में 22 पुलिसकर्मी की जान चली गई। लेकिन आप देखेंगे इस क्रम की अगर बात करेंगे, और दूसरा है कार्रवाई से गांधी जी स्तब्ध रह गए और असहयोग आंदोलन वापस लेने का इन्होंने निर्णय लिया या घोषणा कर दी। आप देखेंगे जब जुलूस निकल रहा था गोरखपुर में, चौरी और चौरा दो गांव थे। आप याद रखिएगा, चौरी चौरा दो गांव थे और वहां पे 1857 जो क्रांति थी उस समय क्या था, वहां 1857 की क्रांति थी, उस क्रांति के बाद वहां एक थाना बनाया जाता है और उस थाने में ही आप देखेंगे उस समय थानेदार, हम आपको बता देते हैं कभी आपको पूछा जाए, नाम था गुप्तेश्वर सिंह। थानेदार का नाम था गुप्तेश्वर सिंह। तो उस घटना में आप देखेंगे कि जो सबसे पहले पुलिस थाने की तरफ से पुलिस कार्रवाई की जाती है। पुलिस कार्रवाई में क्या होता है, नाम था असहयोग आंदोलन। गांधी जी के कहना था अगर पुलिस कार्रवाई अपना बल का प्रयोग करे तब भी आप क्या है, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सरकार की नीतियों का असहयोग करना है, ना कि हिंसक घटनाओं को अंजाम देना है। गांधी जी इसी के तहत अपने असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी करते हैं। इसी क्रम में पुलिस थाने पर आक्रमण से पहले की घटना है कि पुलिस, जो वहां के पुलिस अधिकारी या थानेदार या वहां के उप निरीक्षक कह सकते हैं, थानेदार कह सकते हैं, अलग अलग दोनों लोग हैं, दोनों और पुलिस अधिकारियों द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है, इस जुलूस पर आक्रमण किया जाता है। देखेंगे चौरी चौरा गांव के बीच में आप देखेंगे एक मार्केट भी लगता है, बाद में शहीद स्थल भी बनाया जाता है। पहले सबसे पहले वहां सरकार लोगों द्वारा एक शहीद स्थल बनाया जाता है, फिर इसके बाद सरकार द्वारा उसे राष्ट्रीय स्थल पर आप देखेंगे शहीद स्थल घोषित किया जाता है। तो इस क्रम में बात करेंगे तो चौरी चौरा कांड में सबसे पहले आप देखेंगे क्या होता है, पुलिस कर्मियों द्वारा 11 आंदोलनकारियों को मृत्यु जो है घटना घटती है और वो क्या करते हैं, मार देते हैं या उनकी 11 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो जाती है। 11 लोगों की मृत्यु होती। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फैक्ट के रूप में तो आप बताइएगा। तो इस क्रम में बात करेंगे 11 जो असहयोग आंदोलन के नेता थे या जो जुलूस में कार्यकर्ता थे आप देखेंगे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी घटना से लोग वहां के आक्रोशित हो जाते हैं चौरी चौरा में और वो क्या करते हैं, पुलिस थाने में लोगों को दौड़ाते हैं। तो ये लोग पुलिस थाने में घुस जाते हैं। वैसे वो पुलिस थानों को क्यों आग लगाते, ये जो 11 पुलिसकर्मी, जो 22 पुलिसकर्मी थे, इनके साथ और भी पुलिसकर्मी थे, देखेंगे ये लोग घुस जाते हैं डर के। जब प्रतिक्रिया आती है तो ये डर कर पीछे इसी पुलिस थाने में चले जाते हैं। तो उसी पुलिस थाने में चले जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, सरकार या जो असहयोग आंदोलन के नेताओं द्वारा उस थाने को आग लगा दी जाती है। ठीक है। अब किससे आग लगा दी जाती है, तो केरोसिन ही उस समय चलता था, तो केरोसिन द्वारा आग लगाई गई होगी। तो देखेंगे इस अग्निकांड में 22 पुलिस वालों की जान चली जाती है और इसी घटना से जो है गांधी जी कहते हैं स्तब्ध रह गए, असहयोग आंदोलन वापस करने की घोषणा कर दी। लेकिन गांधी जी द्वारा जब इस पे अपना जब बात करते हैं तो दोनों ही पक्षों को क्या करते हैं, वो दोनों ही पक्षों को गुनहगार साबित करते हैं। एक तरफ वो अपने राष्ट्रवादी नेताओं के असहयोग आंदोलन में जो कार्यकर्ता थे उनको भी दोषी पाते हैं और क्योंकि सबसे पहले 11 आंदोलनकारियों की मृत्यु पुलिस थाने के माध्यम से होती है,
उस कांड को लेकर गांधी जी पुलिस थाने या सरकार को भी दोषी ठहराते हैं। आप ये भी दिखा सकते हैं इस क्रम में। आगे बात करें इस क्रम को अगर चले तो ये भी देखेंगे कि अब इसी समय आप देखेंगे कि अब वापस लेंगे, ऐसा तो है नहीं गांधी जी का निकला स्टेटमेंट और बंद हो गया। तो इस क्रम में बारदोली प्रस्ताव आता है। बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को आप देखेंगे। बारदोली गुजरात में एक तालुका बोलते थे या वहां की जगह का नाम देख सकते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी देखेंगे, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति आप देखेंगे बनती है, उसके माध्यम से बैठक हुई। कार्यकारिणी का ना कि कांग्रेस की बैठक हुई, या कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं है, ये कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक होती है जहां बारदोली प्रस्ताव पारित होता है। आपसे पूछा जाए बारदोली प्रस्ताव क्या है तो आप इसी कहेंगे बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आप इस क्रम में बता सकते हैं अनेक राष्ट्रवादी नेता जैसे यहां मोतीलाल नेहरू थे, सीआर दास थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। अब आदि नेताओं ने, अन्य भी नेता हैं, यहां एक नाम आपको और नहीं दिख रहा होगा, जैसे आप देखेंगे अंसारी का नाम है, लाला लाजपत राय का नाम है। ये सभी नेता नहीं, आप इन नेताओं को भी जोड़ सकते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। हालांकि अभी हम जब चौरी चौरा कांड पढ़ेंगे तब सभी नेताओं का नाम आपको गिनाएंगे कि कौन कौन नेताओं ने कौन कौन सी पार्टी बनाई थी, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम हॉल में जो है सहयोग करेंगे। अगर बात करें डायरेक्ट रूप से पूछा जाए तो डायरेक्ट रूप से सहयोग प्राप्त होगा, इनडायरेक्ट रूप से पूछा जाए तो इनडायरेक्ट रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो इस क्रम में बात करेंगे। अगर आगे बात करें तो असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण क्या थे, आपसे चर्चा पूरी हो चुकी है। अब वापस लेने के कारण के संदर्भ में क्या था, आंदोलन का 1 साल पूरा हो चुका था। अब राष्ट्रवादी नेताओं को भी लगने लगा कि अब इसमें ऊर्जा की कमी आएगी। तो देखेंगे इसी बात को लेकर आंदोलन लगभग 1 साल से ज्यादा समय हो चुका था। अंग्रेजी सरकार समझौता करने के लिए भी इच्छुक नहीं थी। इधर 1 साल पूरा होता है, उधर अंग्रेजी सरकार भी झुकने को तैयार नहीं। अंग्रेजी सरकार तो शुरू से झुकने को तैयार नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे अगर झुकना होता तो 1857 की क्रांति में ही झुक जाती, लेकिन इतनी बड़ी नैतिक पार्टी सरकार तो थी नहीं ब्रिटिश सरकार की नैतिकता के नाम पे झुक जाएगी। तो आप देखेंगे इससे पहले की आंदोलन की आंतरिक कमजोरियां उभर कर सामने आने लगी। हमने कहा था कि कोई भी आंदोलन लंबे समय तक नहीं चलता है। जब भी कोई आंदोलन लंबे समय तक चलता है तो क्या होता है, उसकी आंतरिक कमजोरियां या उनकी नीतियां जो कमजोर हैं वो उभर कर सामने आने लगती हैं। तो यही पॉइंट है आपके सामने कि इससे पहले के आंदोलन की आंतरिक कमजोरियां उभर कर सामने आती और आंदोलन असफल हो जाता, क्योंकि गांधी जी भी जानते थे कि हम में भी कमी है। गांधी आंदोलन को भी जानते थे कि हम पूरे आंदोलन को तो चला रहे हैं लेकिन हर किसी की आंतरिक कमियों को दूर नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में बात करेंगे कि इसके पहले जो आंदोलन की आंतरिक कमजोरियां उभर कर सामने आती और आंदोलन असफल हो जाता या होता, चौरी चौरा कांड ने जो है आंदोलन को वापस लेने का एक अवसर दे दिया। अगर चौरी चौरा कांड की घटना ना होती तो ये आंदोलन शुरुआती सविनय असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में कन्वर्ट हो जाता। तो इस क्रम में देख सकते थे। तो आप ये भी देखेंगे, इस क्रम की अगर बात करें तो आप ये भी देखेंगे 1921 के मध्य में आंदोलन ये भी था कारण था कि अब कमजोर पड़ने लगा था, क्योंकि देखेंगे 21 के मध्य में मतलब अभी 6 महीने ही गुजरे। मध्य का मतलब 4 महीना हो सकता है, 5 मतलब कोई भी आंदोलन कितने लंबे समय तक अपनी ऊर्जा का संचार भरेगा। तो 1921 के माध्यम में आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। और ये भी देखेंगे कि छात्र स्कूलों में और जो है वकील अदालत में अब वापस लौटने लगे थे, क्योंकि क्या है, किसी को शिक्षा चाहिए थी, क्योंकि स्कूल अभी राष्ट्रीय स्कूल इतने स्तर पर नहीं खुले हुए थे कि सभी लोग उसमें जाके पढ़ सकें। हालांकि उस समय शिक्षा का लेवल इतना नहीं था लेकिन स्कूल भी कम थे। इस क्रम में बात करेंगे तो सरकारी स्कूलों की भी आवश्यकता पड़ी। अब अदालत भी जाने का अब समय आ गया कि अब अदालत जाएंगे, क्योंकि किसी की वकालत क्या है, किसी की आर्थिक स्थिति का निर्धारण या कहेंगे रोजी रोटी कह सकते हैं, ठीक है, या उसकी दिनचर्या का हिस्सा कह सकेंगे या उसका ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी देखेंगे तो छात्री स्कूलों में और वकील अदालतों में अब वापस लौटने लगे थे। अब व्यापारी वर्ग को लगा कि यार कब तक मुनाफा नहीं कमाएंगे, तो व्यापारी वर्ग क्या विदेशी कपड़ों का स्टॉक से भी चिंतित होने लगा था, ठीक है।
देखेंगे कि ये कब तक रोक के रखेंगे। बैठकों और रैलियों में लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी, लोग अपने काम की तरफ लौटने लगे थे। कोई भी आंदोलन किसी को खाना जिंदगी कहते हैं कि क्या है, वो किसी आंदोलन है, कोई सामाजिक आंदोलन हो, किसी कमी या किसी बुराई के खिलाफ आंदोलन हो, उसको समाप्त तो कर सकता है, उससे पूरे वर्ग पूरे देश को फायदा होगा, लेकिन उस आंदोलन से उस वर्ग के लोगों की जो है आप देखेंगे क्या है, पूरी जिंदगी का समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अब बैठे बैठे घर खाना खाने को मिलेगा, ऐसा तो नहीं था। तो इसी क्रम में क्या था, बैठकों और रैलियों में लोगों की संख्या कम होती जा रही थी, लोग अपने काम की तरफ लौटने लगे थे, क्योंकि कोई भी काम करेंगे तो तभी तो आगे घर चलेगा। तो आप देखेंगे ऐसी स्थिति में एक लंबे समय तक आंदोलन में ऊर्जा और जोश को बनाए रखना संभव नहीं था, और ये भारत के राष्ट्रवादी नेता पहले से भी ये चीज भली भांति जानते थे, परिचित भी थे। आप देखेंगे, आप इस आंदोलन में आप ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो तब भी आप इनको पॉइंट्स दिखा सकते हैं, एलोबरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम ऑप्शनल तो नहीं पढ़ाते, लेकिन कुछ पॉइंट आपको बता, क्योंकि बहुत सारे जीएस के बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें क्या है, ऑप्शनल पॉइंट वाइज से भी वो उनका ऑप्शनल होगा, तो वहां भी आप उन्हें देख सकते हैं। इस क्रम में बात हो गई कि गांधी जी को क्या एहसास होता है, तो गांधी जी को यह एहसास हुआ कि भारतीय जनता ने अहिंसा के सिद्धांतों को अच्छी तरीके से अभी सीखा नहीं है। एक तरफ वो घटना घटती है चौरी चौरा की, इससे पहले भी वो देखेंगे क्या है, गांधी जी इस टेक्निक से भली भांति परिचित थे कि जैसे आप देखें क्या है, अहिंसा के जो सिद्धांत हैं उन्हें अभी अच्छी तरीके से नहीं सीखा है, और इसी घटना को आप देखेंगे चौरी चौरा घटना के नाम से देख सकते हैं। तो अगर आंदोलन के दौरान हिंसा होती है तो अंग्रेज सरकार को भी क्या हो, दबाने के लिए क्या मिलेगा, हथियार मिल जाएगा। अंग्रेज सरकार को अब मौका मिलेगा कि अब इस पे हम क्या है, हिंसक बल का प्रयोग कर सकते हैं, और इसी हथियार के बल के साथ क्या है, उन्हें छूट मिल जाएगी। उन्होंने जगह जगह देखेंगे प्रतिबंध लगा ही दिए थे, नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देते हैं, प्रेस पर प्रतिबंध लगा देते हैं, राजनीतिक बंदियों पर प्रतिबंध लगा देते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर क्या है, सभा पर प्रतिबंध लगा देते हैं। जैसे क्या है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जब जो है किलचू और सैफुद्दीन किलचू अन्य नेता पंजाब में आप जलियांवाला बाग में सभा करते हैं, तो वहां भी प्रतिबंध लगा होता है। वो अहिंसक रूप से देखेंगे बैठे हुए थे, फिर भी सरकार ने उसमें गोलियां चलवा दी थी। तो इस संदर्भ में देखेंगे कि हथियार बल का प्रयोग को छूट मिल जाएगी, किन्हें, ब्रिटिश सरकार को। आगे बात करेंगे, आंदोलन का उद्देश्य विफल हो जाएगा, आंदोलन बंद कर देंगे फिर शुरू हो जाएगा। आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, लेकिन आंदोलन बीच में ही अगर हिंसक हो जाएगा तो आंदोलन विफल हो जाएगा। तो यही सरकार भी चाहती थी कि मौका मिले, और सरकार ने ऐसा मौका एक छुटपुट घटना के तहत देखेंगे, लेकिन इधर राष्ट्रवादी या जुलूस कार्यकर्ताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया में क्या होता है, ऐसी घटना को अंजाम दिया था। अगर आंदोलन फिर भी चलता रहता, आपको लगता है कि आंदोलन चलता रहता, तो आप ये भी देखेंगे कि आंदोलन जो है, अगर उस घटना के बाद आंदोलन चलता रहता तो भारत के कई लोगों में, कई हिस्सों में आप देखेंगे सरकार पुलिस बल या सरकार बल का प्रयोग कर सकती थी, जिससे आर्थिक, सामाजिक, मानव सभी तरीके की क्षति होना निश्चित था। इस नीति को जो है गांधी जी द्वारा भली भांति परिचित थे, और उन्होंने इसके तुरंत ही बाद अपना एक बारदोली के समिति के तहत, कार्यकारिणी समिति के तहत क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं असहयोग आंदोलन वापस लेने के क्रम में। आगे बात करेंगे, अगर हम देखें तो ये भी देखेंगे अब खिलाफत के मुद्दे भी देख लेते हैं थोड़ा। इधर खिलाफत का मुद्दा भी समाप्त होने लगा था, क्योंकि क्या होता है, टर्की का विभाजन हो जाता है, खिलाफत का पद समाप्त किया, खलीफा का पद समाप्त कर ही देते हैं वो। अब उन्हें लगा कि इधर खिलाफत का मुद्दा भी कुछ समय बाद अब क्या हुआ, समाप्त होने लगा। तुर्की की जनता ने क्या हुआ, नवंबर 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा की अगुवाई में विद्रोह कर दिया। देखेंगे इस क्रम में, क्योंकि शुरुआती में देखेंगे, और सुल्तान के सभी अधिकार जो है यहाँ छीन लिए गए, नहीं यहाँ छीन लिए हैं, याद रखिएगा, ये छीन लिए गए। अब आप देखेंगे ये छीन लिए के मतलब सुल्तान के सभी अधिकार, मतलब खलीफा का पद समाप्त हो जाता है, या छीन लिए गए, खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। नीचे आपको पढ़ने को मिल गया, आप ये भी देख सकते हैं कि इस क्रम में किस तरीके से आपके सामने खिलाफत आंदोलन का मुद्दा भी धीमा पड़ा।
और अगर आगे बात करेंगे, अब तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी गई। तो आप देखेंगे अब तुर्की में क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की, आप देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी गई और यूरोप के समान विधिक व्यवस्था लागू कर दी गई, महिलाओं को वहां व्यापक अधिकार दे दिए गए। ये पॉइंट आप उसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको लगेगा कि ये भी कार्य किए होंगे क्या ब्रिटिश सरकार ने, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि ये धर्मनिरपेक्ष वर्ड, आपको ये भी अच्छा लग रहा होगा कि विधिक व्यवस्था लागू हो गई, आपको ये भी लग रहा होगा कि महिलाओं को व्यापक अधिकार दे दिए गए। तो ये समस्याएं देखेंगे उन्होंने क्या था, ब्रिटिश सरकार के हित में ये सभी लागू किए थे, ना कि तुर्की साम्राज्य के खिलाफ। उन्होंने तुर्की साम्राज्य या तुर्की के लिए ये लागू किए थे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आप इन सभी चीजों को देखेंगे क्या है, ये सभी चीजें ब्रिटिश हितों के पोषक में थी या उनके हित में थी, इसलिए उन्होंने ये चीजें लागू की थी। अगर आगे बात करेंगे इस क्रम में तो ये भी देखेंगे कि आधुनिक उद्योगों और कृषि को विकास को प्रोत्साहित किया गया। तो ये भी देखेंगे क्या था, आधुनिक उद्योग और कृषि के विकास को प्रोत्साहन किया गया। आप ये भी दिखा सकते हैं 1924 में खलीफा का पद पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। आप देखेंगे उन्होंने पहले घोषणा की, फिर 24 का दौर आया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और उद्योगों को, कृषि के विकास को वहां बढ़ावा देते हैं। इधर होता है कि खलीफा का पद पूर्ण रूप से 1924 में खत्म होता है। खिलाफत का मुद्दा खत्म होने पर आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी नगण्य होने लगी थी। आप देखेंगे एक तरफ हिंदू मुस्लिम एकता थी, भारत में पूरे वर्ग में आप देखेंगे, पूरा वर्ग कोई सी धर्म का हो, किसी जात का हो, हर वर्ग में आप देखेंगे मुस्लिम वर्ग ने जैसे ही खिलाफत का मुद्दा पीछे हटा, क्या हुआ, अपनी भागीदारी नगण्य करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारा तो अब कोई इसमें भागीदारी नहीं है। तो आप इस क्रम में भी देख सकते हैं। तो इस क्रम में अगर बात करें आगे असहयोग आंदोलन की उपलब्धियों के संदर्भ में, तो उपलब्धियां क्या प्राप्त कर ली, बीच में ही बंद करना पड़ा। तो क्या आपको लगेगा कुछ उपलब्धि हासिल हुई थी हमें क्या, लेकिन कुछ उपलब्धियां हासिल हुई। देखेंगे रचनात्मकता के क्रम में भी देख सकते हैं या कुछ अन्य पॉइंटों के संदर्भ में देख सकते हैं। तो देखेंगे कि इस क्रम में असहयोग आंदोलन ने क्या किया, पहली बार देश की जनता को एकत्रित किया था। ठीक है, गांधी जी को लगा कि अब पूरे देश का ये आंदोलन था, पूरे देश की जनता को एकत्रित किया था और इसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, दस्तकार भी थे, व्यापारी भी थे, व्यवसायी भी थे। ठीक है, व्यवसायी व्यापारी अलग अलग भी हो सकते हैं, एक ही है, आप चाहे व्यवसायी लिखते हैं चाहे व्यापारी, ठीक है, दोनों एक ही वर्ग में आ जाएंगे। कर्मचारी भी थे, पुरुष महिलाएं भी शामिल थे। ठीक है, व्यापारी और व्यवसायी उसी तरीके से हैं जैसे पुरुष और महिलाएं हैं। ठीक है, तो देखेंगे इस क्रम में बच्चे बूढ़े सभी लोग शामिल थे। आगे बात करेंगे कि देश के सभी कोनों में इस आंदोलन का प्रभाव दिखाई देने लगा था। अब आंदोलन में आप इस क्रम में देखेंगे कि देश के सभी क्षेत्र में, इस कोने में आपको आंदोलन का प्रभाव दिखाई देने लगा था। और इस क्रम में देखेंगे असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि सरकार अब क्या, भारतीय जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया। जनता ने अपने आप को पहली बार देशव्यापी रूप से ये महसूस किया कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हम भी सरकार के विरुद्ध, सरकार से अपनी मांग कर सकते हैं, अपनी नीतियों। तो गांधी जी ने इस माध्यम से आधुनिक राजनीति से परिचित कराया और उनमें आजादी प्राप्त करने की क्या करते हैं, भावना लाए। कहते हैं सबसे पहले विचार लाना। तो ये विचार लाने की बात आई कि हम भावनाएं जागृत करना या भावनाओं को जगाने का काम किया। किसने, असहयोग आंदोलन ने जो है गांधी जी के माध्यम से ये जाना कि हमारे अंदर हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हम सरकार के विरुद्ध अपनी मांगों को किस तरीके से रख सकते हैं, इन्हीं सब चीजों को बताया। और प्रथम अवसर था, ये पहला अवसर था ऐसा कि राष्ट्रीयता ने क्या किया, अब गांव, कस्बों, स्कूल सबको अपने प्रभाव में लिया। अब राष्ट्रीयता की बात सभी जानने लगे थे। कौन जानने लगे थे, अब गांव जानने लगा था राष्ट्रीयता क्या होती है, कस्बे जानने लगे थे, स्कूल तो जानने ही लगे थे और अपने प्रभाव में ले लिया। यह आंदोलन आगामी संघर्ष की बात है। ठीक है, आगे संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करने में एक सहायक साबित हुआ, सिद्ध हुआ, आप ये भी कह सकते हैं। इस क्रम में आगे अगर हम बात करें इस क्रम में, तो ये भी देखेंगे कि
इस आंदोलन के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर क्या हुआ, मुस्लिमों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता एक बड़ी उपलब्धि थी। आप ये भी देखेंगे इस आंदोलन में क्या खिलाफत का मुद्दा हो, चाहे इससे पहले फूट डालो राज करो की नीति के संदर्भ में जब सभी एक ही मंच पर आके खड़े हुए तो ब्रिटिश की जो नीति थी फूट डालो राज करो की नीति विफल साबित होती है या साबित करने में सहायक उस दौर में सही साबित होती है। उस दौर को बढ़ जोड़िए क्योंकि उसी दौर में साबित हुई। तो आगे बात करेंगे इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता एक बड़ी उपलब्धि थी। खिलाफत आंदोलन और भी कारणों में अगर बात करें तो खिलाफत आंदोलन के कारण मुस्लिमों में जो है इस आंदोलन में क्या हुआ, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब आपको लगेगा कि मुस्लिम तो बाद में नगण्य हो गए थे खिलाफत का मुद्दा खत्म होने तक। इस आधार पर अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे किसान कामों पे जाने लगे थे और कौन जाने लगे थे, व्यापारी स्टॉक को लेकर चिंतित होने लगे थे। और स्कूल आप देखेंगे जो राष्ट्रीय स्कूल सरकारी स्कूलों में क्या था, बच्चे फिर से या छात्र फिर से वापस जाने लगे थे। वकील वकालत करने के लिए फिर से आप देखेंगे कचहरी कोर्ट जाने लगे थे। तो इस क्रम में आप देखेंगे तो इसी क्रम में आपको दिखाई पड़ा कि किस तरीके तो खिलाफत आंदोलन के कारण ये भी देख सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन के कारण मुस्लिमों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग किया। आपके सामने कभी स्टेटमेंट आए तो आप इसे सही करेंगे। याद रखिएगा कुछ स्टेटमेंट और क्वेश्चन का संदर्भ देखा जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, क्या मांग कर रहा है। तो ये देखेंगे इस आंदोलन में अगर हम आगे चर्चा करें तो ये भी देखेंगे कि इस आंदोलन के पश्चात भारतीयों में अंग्रेजी शासन के भय समाप्त हो गया और भारतीय जनता स्वतंत्रता प्राप्त की देखेंगे प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हो गई। जिसे कहते हैं एक तरफ गांधी जी ये कह रहे थे कि अभी जनता पूरी तरीके से अहिंसक सिद्धांतों को नहीं सीख पाई, एक तरफ गांधी जी के ये भी बताते हैं कि हमने इस आंदोलन से क्या किया, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार कर दिया, लोगों में राष्ट्रीयता के भाव जागृत हो गए। लोगों को ये पहली बार लगा कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारा भी ये देश है। जो गांव कस्बा अलग अलग भागों में विभाजित था उसे भी राष्ट्रीयता के प्रचार में आधुनिक राजनीति से जोड़ने में सफल हुए थे। तो इसी क्रम में क्या हुआ था, अब आप देखेंगे पश्चात भारतीयों में क्या था, अंग्रेजी शासन से भय समाप्त होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि अंग्रेजी सरकार क्या हौवा है। तो हौवा जो था वो भूत उड़ गया, तो भूत बना और वापस गया। तो आप देखेंगे अंग्रेजी शासन से भय समाप्त हुआ और भारतीय जनता स्वतंत्रता के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होने लगी थी। प्रतिबद्ध का मतलब उसे अपनी स्वतंत्रता के लिए महसूस होने लगा था कि हमें अगर ये अधिकार, ये स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हम और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो अपने हितों, क्योंकि देश उनका है, गांव उनका, समाज उनका, तो आप कहां से आए। तो आप देखेंगे तो इसी तरीके से उनमें जागृत भावनाएं जागृत होती हैं। और इसी क्रम में आप ये भी देखेंगे कि आंदोलन में आप बात करेंगे कि आंदोलन में आखिर इतनी सफलता प्राप्त हुई क्या गांधी जी अकेले थे। गांधी जी तो अब बेस पे थे, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर थे उनके, बात करें अगर मतलब मूलभूत केंद्र में थे। तो आप देखेंगे आंदोलन में सामूहिक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की अगर बात करेंगे तो एक नाम सी राजगोपालाचारी, भारत के सबसे बड़े जो राष्ट्रवादी नेताओं में आप देखेंगे, या वल्लभ भाई पटेल, गोपाल बंधु देखेंगे दास, ठीक है इसमें, और अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। अन्य अगर बात करें इस संदर्भ में तो ये भी देखेंगे अन्य नेताओं में मोतीलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली और लाला लाजपत राय, राजेंद्र दास, CR दास। तो आप ये भी देखेंगे इस संदर्भ में। ये नाम आपको दिखाई पड़ रहा होगा गोपाल बंधु दास, और एक नाम दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ CR दास। दोनों पॉइंट डिफरेंट हैं, आप देखेंगे, ठीक है। CR दास अलग हैं और गोपाल बंधु दास अलग हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इस क्रम में। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि इन नेताओं ने भी क्या है, अब राष्ट्रीयता का चेतना, आधुनिक राजनीति की चेतना में प्रसार किया, या इन्होंने क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया।
देख सकते हैं। तो एक मूल केंद्र में तो कोई आंदोलन शुरू नहीं हुआ, एक मूल केंद्र से निकला और फिर भारत के अन्य अन्य हिस्सों में फैलता चला गया। भारत के अन्य अन्य हिस्सों में राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा इस आंदोलन की प्रगति और प्रसार में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई, लोगों को जोड़ा, लोगों में राष्ट्रीयता की चेतना जागृत की, उनमें वो भावनाएं लाए और वो उन्हें राष्ट्रीयता के प्रति जागृत किया और उन्हें उनके अधिकारों की बात करें, नागरिक अधिकार की बात करें, अन्य अधिकारों की बात करें, सभी अधिकारों के लिए लोगों को जागृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल हो गए। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि आंदोलन में एक तरफ गांधी जी ये कह रहे थे कि आंदोलन में अभी जनता पूर्ण रूप से अपने अहिंसक सिद्धांतों से परिचित नहीं है, या अहिंसा के सिद्धांतों में कब तक टॉलरेट किया जाए। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो गांधी जी भी 1942 में आके कह देते हैं करो या मरो। ठीक है, गांधी जी को अगर बात करें तो गांधी जी भी अहिंसावादी थे, लेकिन एक समय सीमा समाप्त हुई, उन्होंने भी कह दिया करो या मरो, तो उस लाइन में वो भी अहिंसक हो जाते हैं। और उससे आप देखेंगे वहीं से आप क्या होता है, गांधी जी को भी ये आक्षेप लगता है कि गांधी जी भी क्या है, अहिंसक नहीं रह पाए। लेकिन हर किसी की अपनी एक सीमाएं होती हैं। तो गांधी जी आप देखेंगे 1942 में पहुंचते हैं तो कह देते हैं करो या मरो। उससे पहले जनता उनसे कम जागरूक या उतना टॉलरेंस करने में सक्षम नहीं थी, तो वो भी अहिंसक हो गए। इसी क्रम में आप देखेंगे चौरी चौरा की घटना भी घटती है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये हमने देखा, इससे पहले हमने रौलट एक्ट को पढ़ा, असहयोग आंदोलन को बताया, आप देखेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप इस मत से सहमत है। अगर हम इनके कुछ क्वेश्चन की बात करें कि ये संवैधानिक विकास के क्रम में किस तरीके से जुड़ा है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि संवैधानिक विकास के क्रम में असहयोग आंदोलन के नेताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, आप इस मत से सहमत हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, किस तरीके की भूमिका निभाई। अगर हम इस क्वेश्चन को और बदलने की कोशिश करें तो आप लिख सकते हैं कि संवैधानिक विकास के क्रम में भारत में जो है असहयोग आंदोलन ने किस तरीके से आधुनिक राजनीतिक चेतना का प्रसार किस तरीके से किया। ठीक है, किस तरीके से किया, या आधुनिक राजनीतिक चेतना जागृत करने में असहयोग आंदोलन किस तरीके से सफल हुई, आप चर्चा कीजिए, पॉइंट दिखा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यह भी निकल कर आ सकता है कि औपनिवेशिक आंदोलन के नेताओं ने संवैधानिक विकास में किस तरीके की अपनी भूमिका निभाई। ये क्वेश्चन हम चर्चा कर चुके थे, लेकिन आप ये भी दिखा सकते हैं कि भारत के वो कौन कौन से राष्ट्रवादी नेता हैं, ठीक है, जो संविधान के विकास के क्रम के साथ साथ भारत की सामाजिक आर्थिक नीतियों के आंदोलनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाद में क्या करते हैं, वो भारत के संविधान के विकास या संविधान निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करें इस संदर्भ में, हमने गांधी सरकार की नीतियां देखी और भारत में एक तरफ सामाजिक आंदोलन भी चल रहे थे, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी आंदोलन भी चल रहे थे। ठीक है, वही नेता आप देखेंगे, चाहे वो तिलक हो, लाला लाजपत राय हो, सुभाष चंद्र बोस हो, गांधी जी भी हो, या मोतीलाल नेहरू हो, जवाहरलाल नेहरू हो, गोपाल बंधु दास हो, या अन्य बात करें सीआर दास हो, मौलाना अमजद अली जो है, अकमल खान हो, जिसे बात करें मोहम्मद अली हो, शौकत अली हो। एक तरफ ये क्या कर रहे थे, एक तरफ इनमें बहुत सारे नेता क्या करते थे, राष्ट्रवादी आंदोलनों में भूमिका निभा रहे थे, और वही नेता सामाजिक आंदोलन, भारत में बहुत सारी उस समय बुराइयां थी, उन आंदोलनों के खिलाफ भी आप देखेंगे अपने आंदोलन छोड़े हुए थे। और इसी क्रम में इन्हीं राष्ट्रवादी नेताओं ने आप देखेंगे भारत के संविधान का जब निर्माण किया था, तो इन्हीं संविधान के निर्माण में इन राष्ट्रवादी नेताओं ने जिन बुराइयों, जिन आप देखेंगे टैबूज जिसे कहते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया था, जो आंदोलन छेड़ा था, उनको भारत के संविधान के निर्माण के क्रम में भी धीरे धीरे वो उन चीजों को भली भांत से लाए और उन्होंने उन चीजों को संविधान के रूप से पिरोया, जिसे कहते हैं भारत में विविधता, एकता, या भाषावी लोगों, धर्मों और के लोगों को जगह प्रदान दी। सभी आप देखेंगे संवैधानिक विकास, संवैधानिक अधिकार, संविधान के में आपको इन चीजों के क्या है, सभी लोगों में समानता का भाव जो सामाजिक आंदोलन के माध्यम से उन्होंने प्रचार किया, वही चीजें वो सामाजिक समानता के माध्यम से, अन्य अधिकारों के माध्यम से, जिससे मौलिक अधिकार हो, कानूनी अधिकार हो, विधिक अधिकार हो, प्राकृतिक अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, आप देखेंगे इन सभी अधिकारों को भी उन्होंने भारतीय संविधान में पिरोया और सभी लोगों के लिए दिया।
सभी लोगों को प्रदान किए। आप देखेंगे तो एक तरफ आप ये दिखा सकते हैं कि अब भारत के संविधान के निर्माताओं जो थे वो सामाजिक आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रवादी आंदोलनों की प्रगति के प्रसार कर रहे थे, और जब संविधान का निर्माण करते हैं तो इस आंदोलन की सफलताएं और इनकी असफलताओं को भी भारतीय संविधान में वो पिरोने में सक्षम थे। ठीक है, चर्चा कीजिए, क्योंकि आंदोलन में देखेंगे बहुत सारी असफलताएं जो प्राप्त हुई थी सामाजिक आंदोलनों में, उन्होंने जब संविधान का निर्माण किया तो वहां उनको सफलता के रूप में जो है जो बहुत सारी आप देखेंगे जो संवैधानिक सामाजिक आंदोलन में जो प्रथाएं रीतियां चली आ रही थी उन्हें अवैध घोषित कर दिया था भारत के संविधान में। आप इन चीजों को अपने आंसर राइटिंग में दिखा सकते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा सकते हैं, एनालिसिस करते हुए आप इन चीजों को दिखा सकते हैं। ये समझ बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कहीं भी रटा रटाया नहीं मिलेगा। बस इतना सा पॉइंट है कि आप जब पूरा संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो संवैधानिक विकास के क्रम में सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन नहीं पढ़े, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ सामाजिक आंदोलनों को भी जब आप जोड़ कर देखेंगे तो सामाजिक आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के जिसे कहते हैं क्या है, ये प्रचार प्रसार में सहायक भी सिद्ध हुए, भारतीय संविधान के निर्माण में भी सहायक सिद्ध हुए। तो उसी क्रम में आप दिखा सकते हो कि राष्ट्रीय और सामाजिक आंदोलन कैसे हैं। एक जैसे ऑर्गेनिक बॉडी कहा जाता है, मानव बात कहता है, मानव की बात, शरीर की बात कह सकते हो कि ऑर्गेनिक सिद्धांत के रूप में इन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। और इस पे आपसे चर्चा का विषय है कि अब भारतीय संविधान को ऑर्गेनिक बॉडी कही जा सकती है, क्योंकि कही जा सकती है अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन करना चाहें। कारण है कहीं इसलिए जा सकती है क्योंकि भारत के लोगों से मिलकर बना हुआ, भारत के लोगों के हितों के बाद, भारत में लोगों के जीवन के अधिकार की बात का हित करता है भारत का संविधान। आप सभी पॉइंटों की आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों में और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे शब्दों में सुनना चाहें तो हमारे साथ जुड़िए पोल्टी में, मूवीशाला प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इंदिरा सिविल सर्विसेज, हमारा कोड है अनुज 6684। ठीक है, 6684 कोड को यूज करते हुए, ठीक है, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने असहयोग आंदोलन कंप्लीट किया। आप इस आंदोलनों को ये ना सोचें कि हमारे ये आंदोलन हमारे संविधान में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अच्छा, संवैधानिक विकास लिखोगे, मान लीजिए 1919 का एक्ट लिखा तो 1919 के एक्ट के बाद तो घटना घटती है, 1935 का एक्ट आता है। इस दौरान बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। तो आप 1900 एक्ट की जब समीक्षा करोगे तो लिखोगे ना, तो यही सारी चीजें तो लिखोगे कि एक्ट आया, एक्ट किसके लिए आया था, आपके लिए ब्रिटिश सरकार ने भेजा था, और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उसके तहत सामाजिक आंदोलनों को दबाया, राजनीतिक आंदोलनों को दबाया, और भारत के नेताओं ने क्या किया, सामाजिक आंदोलनों को उभारा, राजनीतिक आंदोलनों को उभारा, आधुनिक राजनीति में लोगों को प्रवेश कराया या उनकी चेतना को जागृत किया। इन सभी चीजों को आप अपनी आंसर राइटिंग में दिखाते हुए चलेंगे तो आपको नो डाउट अच्छे मार्क्स या टीचर समझेगा कि आपकी एक समझ है सब्जेक्ट पे एनालिसिस करने की या जोड़ने की। तो इस क्रम में हमने देखा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के साथ साथ हमने खत्म किया। अगले टॉपिक पे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ साथ, तब तक के लिए आप इसे देखते रहें। इस क्रम की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन के बहुत सारे कोटेशंस हैं, बहुत चीजें सीख सकते हैं। गांधी जी ने बहुत सारे सिद्धांतों का प्रयोग किया, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस स्लाइड के माध्यम से अलग अलग चीजों को भी समझ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।